लिखो। और ये जो तुम्हारा टर्म आया था J इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको बोला जाता है ओम्स लॉ। बगल में लिख लेना माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ इसी को बोला जाता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रो, मतलब जब हम बाद में पढ़ेंगे तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए एक साथ देखते हैं तो वहाँ आता है V इक्वल टू आई आर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो यही अपना क्या है, ओम्स लॉ है, इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, लिखो इसको J इक्वल टू सिग्मा ई, इट इज़ द ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसी को ओम्स लॉ कहेंगे। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो लिख लो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। Amount of positive charge flow per unit time through any cross section is called, through any cross section, through any cross section is called current, is called current। किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कोई ऐसा श्योर नहीं है कि पर यूनिट एरिया ही होना चाहिए, कुछ नहीं, कोई भी एरिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो करता है, सॉरी चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, तो उसी को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। आगे लिख लो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखो मैक्रोस्कोपिकली। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे अगर हम देखते हैं, बड़े लेवल पे देखते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा। मैक्रोस्कोपिकली बोलो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। ये बात तुमको पता है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस। और एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिकली। अब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। तुम अभी अभी निकाले थे ना माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली अभी अभी तुम निकाले थे। माइक्रोस्कोपिकली का क्या मतलब हुआ जी, तो माइक्रोस्कोपिकली का मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके देखेंगे कि आखिरकार करंट फ्लो करता कैसे है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से। तो इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके देखेंगे कि करंट का वैल्यू कितना होगा। तो करंट का वैल्यू बोलो कितना आया, कितना आया, तो वो आया एन ई वी डी, सॉरी ए भी आया था ना, ए भी आया था, तो एन ई ए वी डी। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है। ये अभी भी निकाल चुके हैं हम लोग, पहले ही निकाल चुके हैं इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो इसमें जो एरिया लेना होता है ना, एरिया ए जो हम लोग लिए हैं ना, वो एरिया कैसा होगा उसके बारे में समझते हैं। तो नीचे लिखो सरफेस इज टेकन, इस ए के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। सरफेस इज टेकन विच इज नॉर्मल टू फ्लो ऑफ चार्ज। सरफेस इज टेकन विच इज नॉर्मल टू फ्लो ऑफ चार्ज। हम वो सरफेस लेंगे जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के क्या हो, नॉर्मल हो। कहने का क्या मतलब हुआ, इसको जरा एक छोटे से डायग्राम से हम लोग समझेंगे, है ना। छोटे से डायग्राम से समझते हैं।
देखो, अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि जो चार्ज है कैसे फ्लो करता है जी, वो तो अलोंग द कंडक्टर इस तरह से फ्लो करेगा राइट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो। और बता दो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ जाओ कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आज से मैं पॉजिट्रॉन बोल दूं, हालांकि पॉजिट्रॉन बोलना पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सपोज ये इस तरह से, तो अगर ये इस तरह से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बताओ हमें एरिया कौन सा लेना है। क्या हम ये एरिया ले सकते हैं क्या? चलो इसको मैं ना एक काम करता हूँ, मैं क्या लिख दूँ, चलो ए ही लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो क्या मैं ये एरिया ए ले सकता हूँ? नहीं, ये एरिया हम नहीं ले सकते हैं, ये एरिया हम नहीं ले सकते। हमें एरिया कौन सा लेना होगा? हमें एरिया लेना होगा कि इसके फ्लो के, चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर में जो सरफेस होगा या नॉर्मल जो सरफेस होगा। तो कौन सा सरफेस भाई? तो बताओ ये सरफेस, ये सरफेस। तो ये जो सरफेस है ये एरिया हमको लेना है। ये ए नहीं लेंगे, इसको मैं ए डैश कर देता हूँ, ये ए नहीं लेंगे। हमें लेना कौन सा है? ये एरिया, ये ए लेना है। अब ये ए होगा क्या, कैसे होगा जरा समझो। मान लेते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें पता है, क्या पता है कि एरिया का ना डायरेक्शन भी होता है ना जी, एरिया। तो अभी बताओ इस सरफेस देखो, सरफेस कैसा है? सरफेस ऐसा है, इस प्लेन में इस तरह से। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो ये हो गया, ये हो गया, ए डैश इसको हम लिख रहे हैं। और बताओ फ्लो ऑफ चार्ज किधर की तरफ है? फ्लो ऑफ चार्ज है राइट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हो गया फ्लो ऑफ चार्ज का। हमको एरिया लेना कौन सा है? एरिया का वो कंपोनेंट जो कि किधर की तरफ है? फ्लो ऑफ चार्ज के। देखो एक चीज़ और समझो, थोड़ा एक चीज़ और समझो। जब मैं एरिया बोलता हूँ और जब सरफेस बोलता हूँ तो एरिया और सरफेस में थोड़ा डिफरेंस है। एरिया क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात पता है ना। एरिया का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, मैग्नीट्यूड तो कुछ वैल्यू होगा। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद होगी तुमको। तो बताओ एरिया का जो डायरेक्शन है वो अभी किधर की तरफ है? कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं एरिया के टर्म्स में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि एरिया का वो डायरेक्शन हमको लेना है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में है, एरिया का अगर हम बात करें तो। और सरफेस का बात करें तो हम क्या कहेंगे? सरफेस वो लेना है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर है। ये बात क्लियर है? ये डायग्राम चाहो तो नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना था इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। बताओ हमें एरिया का अभी जो डायरेक्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। हमको ये नहीं लेना है, हमको इसका वो कंपोनेंट लेना है जो कि अलोंग द फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो अलोंग द फ्लो ऑफ चार्ज से मैंने मान लिया कि एरिया का जो एंगल बन रहा है वो कुछ थीटा बन रहा है, एरिया का जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा जी? परपेंडिकुलर सरफेस, या तो हम इसको परपेंडिकुलर सरफेस लिखें, और एरिया अलोंग फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो दोनों ही चीज़ों की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैंने इसको ए डैश लिखा हुआ है तो मैं यहां क्या लिखूंगा? ए डैश कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम? हमको वो एरिया लेना था ना जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के अलोंग डायरेक्शन में हो, या वो सरफेस जो फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर हो। दोनों एक ही बात है, और दोनों एक ही बात है तो डायरेक्शन मतलब कौन सा सरफेस? ये सरफेस, और ये एरिया किधर? इधर की तरफ। तो बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो हम इसको क्या कहेंगे? ए डैश कॉस थीटा कहेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलो मुझे क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है? ए डैश कॉस थीटा लेना है हमको, ए डैश कॉस थीटा।
बोलो ठीक है रे। कोई नहीं बोल रहा कुछ। चलो, तो इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो काम खत्म है। इतना उसे एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं था, हम सीधे बता सकते थे। चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। एरिया तो हमने मिल गया, वो एरिया मिल गया हमको। तो अब हम आई का जो वैल्यू लिख सकते हैं, आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना। बताओ, आई बराबर जे इंटू ए परपेंडिकुलर लिख देते हैं। समझ जाना कि कौन सी एरिया की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर लिखे मतलब सरफेस की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा बता दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जे डॉट ए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए कॉस थीटा, इसको हम लिखेंगे जे ए कॉस थीटा। बोलो ये बात क्लियर है? जे इंटू ए कॉस थीटा लिखेंगे। तो ए कॉस थीटा लिखेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए वेक्टर फॉर्म में। और ये क्या हो जाएगा, अपना करंट हो जाएगा, जे डॉट ए। बोलो ये बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, चलो समझो। अब देखो, ये तो तुमको पता चल गया कि आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए, ठीक है। आई बराबर जे डॉट ए। और बताओ, जे बराबर क्या था भाई, जे इजक्वल्स टू था सिग्मा ई। जे इजक्वल्स टू था सिग्मा ई। अगर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डॉट ए कर दिया, डॉट ए कर दिया, तो पता क्या हो जाएगा, जे डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं आई, और सिग्मा ई डॉट ए, बोलो क्या होता है जी, फ्लक्स होता है। बोलो ये बात याद है, ई डॉट ए फ्लक्स हुआ करता था। बोलो क्लियर है? सिग्मा फाइव, ये भी एक रिलेशन आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं, देखो सिंपल सा एग्जांपल है ऐसा। देखो यहाँ पर करंट का वैल्यू बोल दिया I1, और यहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू बोल दिया J1। यहाँ पर करंट का वैल्यू बोल दिया I2, और यहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू बोल दिया है J2। और हमको रिलेशन पता करना है कि I1 I2 में यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। और J1 J2 में भी यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर, क्या लगेगा बताओ। चलो बताओ भाई। सिंपल एग्जाम्पल तरह से ले सकते हो इसको, और कुछ नहीं। चलो समझते हैं। देखो भाई सीधी बात है, जो चार्ज यहाँ पर यूनिट टाइम एंट्री करेगा वही पर यूनिट टाइम यहाँ से बाहर निकलेगा। तो करंट तो सेम होगा। क्यों रे? तो तुम्हें पता है, मान लो एक पाइप है तुम्हारे पास, पाइप यहाँ पे सपोज थोड़ा मोटा है, यहाँ पतला है, फिर यहाँ मोटा है। पता क्या होगा, चाहे यहाँ पे पानी पर यूनिट टाइम जितना एंट्री कर रहा हो वहाँ की बात करें, या यहाँ की बात करें, या यहाँ की बात करें, पानी पर यूनिट टाइम, मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा होगा वो हर जगह का क्या होगा, सेम होगा। और वैसा बात है, जहाँ तुमने टैप में वो पाइप लगा रखा होगा वहाँ से जितना पानी पर यूनिट टाइम निकल रहा होगा, पाइप के हर एक पॉइंट पे पानी, या हम कह सकते हैं मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ से एंट्री कर रहा है उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, करंट दोनों जगह का क्या होगा, सेम होगा। अब बात रही करंट डेंसिटी की, तो सीधी बात है, जब करंट दोनों जगह का सेम है तो एरिया ज़्यादा होने पर करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, तो एरिया ज़्यादा तो डेंसिटी कम। तो पता क्या हो जाएगा, J1 क्या है जी, J1 ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया क्या है, छोटा है, एरिया छोटा है। A1 की अगर हम बात करें तो A1 क्या है, लेस देन A2 है। बोलो क्लियर है ना ये बात?
कि करवेंगे इसको, क्या करेंगे, I1/A2 तो सेम है। अब I1/A1 की बात करें और I2/A2 की, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है I1/I2 सेम है। 1/A1, A1 छोटा है, A1 छोटा है तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, बड़ा होगा। या हम कह सकते हैं J1 ग्रेटर देन J2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को अब तक? बोलो, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, बोलो ठीक है ना सबका, बोलो बोलो बोलो। अरे कोई बोलता नहीं, बोलो रे। आगे लिखो, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मान लो ये तुम्हारा क्या है भाई, कंडक्टर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने मान लिया सपोज L। ये पॉइंट A लिख दिया, ये पॉइंट B लिख दिया। मतलब VAB क्या कहोगे, VAB का मतलब हो गया, VAB का मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। बोलो ये कितना हो जाएगा, EL हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पढ़ चुके हो तुम लोग। और बोलो, और बोलो, J इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, या तो लिखो I/A, या तो लिखो I/A, या इसी को हम लिखेंगे सिग्मा E, या इसी को लिखेंगे सिग्मा, और E की वैल्यू बोलो क्या हम लिख देंगे, V/L। V/L का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय L। और बस हो गया, बस हो गया। देखो 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 देखो, I/A बराबर सिग्मा V/L। तो बताओ I इज इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा, A वहाँ जाएगा V के साथ, रो को हम लिख सकते, सॉरी सिग्मा को लिख सकते हैं 1/रो, तो रो को नीचे ले आओ L, और A ऊपर जाएगा, A हमने ऊपर भेज दिया। चलो पहले एक बार मैं लिख ही लेता हूँ, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज करोगे। तो बताओ कितना हो गया, V/, देखो A को नीचे लाते हैं तो कैसे आएगा, रो L/A। बोलो ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, रो L/A। और जानते हो इसी को क्या बोला जाता है भाई, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया, V/R। I इज इक्वल्स टू V/R। यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, ओम्स लॉ। यही हो गया ओम्स लॉ। बोलो क्लियर है, नहीं समझ में आया जी, लिखो ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको हम क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे। ठीक है, आगे लिखो, क्या लिखना है, इस R के बारे में लिखेंगे। R क्या है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये कुछ कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे कि R किस पे डिपेंड कर रहा है, रो L/A पे, तो L पे डिपेंड करेगा, मतलब लेंथ ऑफ मटेरियल पे, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। रो फॉर रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे, कि मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, और दूसरी चीज़ टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे ये हम देख चुके हैं पहले ही। सिग्मा जिस पे डिपेंड करेगा उसी पे रो भी डिपेंड करेगा। तो बताओ ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आर जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और ज्योमेट्री पे। मटेरियल, टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे, क्योंकि L/A आया है, और टेम्परेचर मटेरियल कैसे, क्योंकि रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। बोलो ये बात क्लियर है। तो आगे लिख लो, R डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, टेम्परेचर एंड मटेरियल। R डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, टेम्परेचर एंड मटेरियल। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। या इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसा लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ए गिवन अरेंजमेंट एंड टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट। फॉर ए गिवन अरेंजमेंट एंड टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट। फॉर ए गिवन अरेंजमेंट एंड टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट। बोलो ये बात क्लियर है, अब तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, बोल दो भाई मुझे। कल हम रेजिस्टेंस के बारे में और भी कुछ कुछ चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, साथ में इसका इन्वर्स को क्या बोला जाता है, मतलब रेसिप्रोकल को क्या बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। कंडक्टेंस बोला जाता है एक्चुअली, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट, मतलब 1/R को कंडक्टेंस बोला जाता है। तो खैर वो सब कल चर्चा करेंगे, आज यहीं पे क्लास छोड़ते हैं। चलो ठीक है।
एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।